चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 चल रहा है और आज उसका हम 7th चैप्टर करेंगे। 7th चैप्टर का नेम है गोल्डन जुबली ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, टेकिंग स्टॉक, यानी कि इस पे चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे खुद इस पे चर्चा कर रहा है, विचार कर रहा है। बैंक नेशनलाइजेशन की गोल्डन जुबली है, यानी कि 50 वर्ष हो गए। 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी का उस समय का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इस तरह के कुछ और भी निर्णय लिए थे उन्होंने, जिसके आधार पर उन्होंने फिर चुनाव भी जल्दी करवा लिए थे। उन्हीं चुनाव में 1970-71 के अराउंड जो चुनाव हुए, उन्हीं चुनाव में माल प्रैक्टिसेस हुई थी। उसी का केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका निर्णय इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया और उन्होंने फिर जल्दबाजी में इमरजेंसी लगा दी। वही 1975 से 1977 की इमरजेंसी। तो 1969 का ये बैंक्स को नेशनलाइज करने का निर्णय, 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे, बहुत बड़ा निर्णय था। आज 50 वर्ष उसे हो गए हैं, उसी पे चर्चा है। 1980 में एक और फेज़ आया था बैंक नेशनलाइजेशन का। बैंक्स के रिफॉर्म के लिए अब तक कई कमेटीज़ आई हैं। 1991 के अराउंड नरसिम्हन कमेटी आई, 1991-2 के अराउंड नरसिम्हन कमेटी, फिर 1997 में नरसिम्हन कमेटी वापस से, 2007 में राजन कमेटी और 2014 में पीजे नायक कमेटी। इन्होंने बैंक्स में रिफॉर्म लाने की बात बताई है। हमारे इकोनॉमी के पिछले लेक्चर्स में जो बैंकिंग का सेक्शन है, उसमें इन कमेटीज़ के विषय में बहुत डिटेल में खूबसूरती से बताया गया है कि इन्होंने क्या रिफॉर्म्स बताए थे। इकोनॉमिक सर्वे में हम उनका जिक्र तो नहीं करेंगे। आज की डेट में इकोनॉमिक सर्वे किन रिफॉर्म्स की बात कर रहा है उसकी बात करेंगे। भारत का यह लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी तक भारत को पहुंचना है, और इस विषय में हमने आपको अब तक कुल 6 चैप्टर पढ़ा दिए। प्रीफेस पे भी एक लेक्चर रखा, उसमें हमने बार बार ये देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट को काम करने दीजिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर को, मार्केट मैकेनिज़्म को वर्क करने दीजिए। ये पहली चीज़। अगर पब्लिक सेक्टर भी है, उसे भी मार्केट ड्रिवन बनने दें, उसे भी बाज़ार के आधार पर काम करने दें। निर्णय डिमांड एंड सप्लाई को देख करके लिए जाएं, बाज़ार के मुताबिक लिए जाएं। निर्णय लेने का कार्य सरकार के दबाव में ना हो या सरकार की डायरेक्शन में ना हो, सरकार की इंटरवेंशन ना हो, बाज़ार की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप ना हो। नॉन इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, वी कैन से नॉन इंटरवेंशन ऑफ अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट को सपोर्ट करता है इकोनॉमिक सर्वे। वो कहता है कि इसी की बदौलत $5 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य जो लाल किले से प्रधानमंत्री ने दिया है 15 अगस्त के दिन, वो प्राप्त हो पाएगा। तो अब उसके लिए ही सारे चैप्टर हैं, उसमें एक चैप्टर आज बैंक का भी है। क्या बताता है ये लेक्चर, ये चैप्टर समझते हैं वन बाय वन। एक ऑर्गेनिक फ्लो फॉलो करेंगे जैसा हर बार करते हैं, इस बार भी वही होगा। चीज़ें दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। सरल भाषा में बताएंगे कि बैंकिंग में क्रेडिट एनालिटिक्स का क्या रोल है, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, जियो टैगिंग, जीपीएस सिस्टम, ई-सॉप, इनके माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे रिफॉर्म की बात कर रहा है। ये सब क्या है, यूँ समझ लेंगे, ऐसा जैसा कि एकदम सरल भाषा में आप अपने घर में या बाहर किसी को भी समझा सकें। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आपको इसीलिए है क्योंकि आपको सबसे निचले स्तर पर खड़े उस व्यक्ति के लिए कार्य करना है जिसे यह पता भी नहीं है कि कोई कहीं बैठा उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। आपको उस व्यक्ति के लिए काम करना है, तो समझ भी उस स्तर पे आना चाहिए। बैंक नेशनलाइजेशन, भारतीय बैंक की जब आज की डेट में हम चर्चा करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSB कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में से। इसके अलावा NPB वर्ड दिखेगा, न्यू प्राइवेट बैंक्स। न्यू प्राइवेट बैंक इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ LPG, तो उस समय बैंकिंग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आने दिया, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को बैंकिंग की फील्ड में एंट्री प्रोवाइड की गई उस टाइम पर।
तो उस समय में जो बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए तो देवर न्यू प्राइवेट बैंक NPB, जिस समय में नेशनलाइजेशन किया 1969 में और फिर 1980 में, तब ऑलमोस्ट कंट्री की जो बैंकिंग सेक्टर है वो 91% 92% के अराउंड समवेयर पब्लिक हो गया, यानी कि सरकारी हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जो बच गए 8 से 9% वो कहलाए OPB, ओल्ड प्राइवेट बैंक, यानी कि पुराने प्राइवेट बैंक में से कुछ छोड़ दिए, उनका नेशनलाइजेशन नहीं किया, वो OPB हो गए। तो इस तरह के वर्ड मिलेंगे, OPB, PSB या फिर NPB, एब्रीवेशंस कह लीजिए इन्हें। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक की आज की डेट में अगर हम बात करें तो 8 लाख से भी ज़्यादा स्टाफ आज काम कर रहा है, चाहे आप ऑफिसर कैडर की बात करें और फिर क्लरिकल और फिर सब स्टाफ, इसको मिला के तो 8 लाख के स्टाफ की कैटेगरी है इसके पास। 80 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं। LIC की बात करें तो लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं। बैंक्स अगर ले लें कलेक्टिवली, पब्लिक सेक्टर बैंक सारे कलेक्टिवली ले लें, 80 लाख करोड़ के अराउंड डिपॉजिट्स हैं। 58 लाख करोड़ के अराउंड एडवांसेस हैं, लोन्स दिए हुए हैं। 8 लाख के अराउंड कर्मचारी हैं। शब्द आंकड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन मुद्दा क्या है, सब फ्रेगमेंटेड है, सब बहुत डिवाइडेड सा है, ये परेशानी है। इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद जब इसे कलेक्टिवली देखते हैं, बड़ी कमज़ोर संस्था नज़र आती है। कार्य उस ढंग से नहीं कर पा रही जिस ढंग से इसे करना पाया जाना चाहिए। इस एक्सपेक्टेशन है जिस तरह की, ये समस्या है। विश्व भर के आंकलन को देखें तो जो ग्लोबली टॉप 100 बैंक्स हैं उनमें भारत का केवल एक बैंक है, और वो भी 55th पोजीशन पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में जिसका नींव पत्थर रखा गया था, जिसे बनाया गया था, फाउंडेड कौन से बैंक के नाम से, कैलकाटा बैंक, 1806। 1921 में बना ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में ये स्टेट का बैंक हो गया, राज का बैंक हो गया, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो इस तरह से प्राइवेट बैंक भारत में एग्जिस्ट करते थे, और हम एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ये एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है, लेकिन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आप कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म की देन है, ब्रिटिशर्स की देन है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है बैंक्स का, 55th रैंक पे हमारा एक बैंक आता है ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स में से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हमारी कंट्री का लार्जेस्ट बैंक कहा जाता है। लेकिन अब भारत का मुकाबला करें, भारत से साइज़ में कहीं छोटी इकोनॉमीज़ हैं, चाहे बात फिनलैंड की हो, चाहे नॉर्वे की हो, चाहे बेल्जियम की हो, चाहे ऑस्ट्रिया की हो, इनके भी बैंक्स भारत के बराबर ही आ रहे हैं, जबकि इकोनॉमी में बहुत छोटे हैं। फिर इसके अलावा अगर बात स्वीडन की करें, सिंगापुर की करें, इनके टॉप 100 में 3 बैंक आ रहे हैं, जबकि भारत का एक आ रहा है। तो ये नहीं चलेगा। अब अगर भारत को कंपेयर करें, चाइना के टॉप 100 में 18 बैंक हैं, 18 बैंक, टॉप 4 बैंक वर्ल्ड के चाइनीज़ हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो चाइना का नंबर 1 बैंक, वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक, द टॉप बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, वो साइज़ में दुगना है 5th और 6th नंबर के बैंक से। 5th नंबर बैंक जापान का है और 6th नंबर बैंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उससे दुगना है साइज़ में चाइना का बैंक, जो कि पहले नंबर पे आता है। तो ये एक आस्पेक्ट है। तो हमारी जो बैंक का साइज़ है ये बहुत छोटा है, ऐसा बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में। तो हमारे बैंक्स के साइज़ बहुत छोटे हैं, बैंक साइज़ वेरी स्मॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्लोबली टॉप 100 में हम एक बैंक के साथ बैठे हैं। अब अगर हमें आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ देखा जाए, जो हमारी GDP का लेवल है, उसके मुताबिक उसे सपोर्ट करने के लिए अगर उतना एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने की बात कही जाए, तो आज हमारा एक है, लेकिन हमारे होने कितने चाहिए टोटल बैंक? 6 ग्लोबली टॉप 100 में। और अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो
तो हमारे होने कितने चाहिए? टोटल 8 बैंक्स आपके होने चाहिए टॉप 100 में, तब जाकर के आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस्टेब्लिश करने की बात कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि पिछले 50 वर्षों में जिन भी देशों ने टॉप पोजीशन, टॉप स्लॉट हासिल किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनने के तौर पर, उनके पीछे उनकी बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूंजी का निर्माण, और वो होता है जब सेविंग्स लोगों के घरों से निकलवा ली जाती हैं और बैंक में पहुंचाई जाती हैं। ज़बरदस्ती नहीं, आप खुद सेविंग दे करके आते हैं अपनी, आपको ब्याज मिलता है। इस तरह से पैसा बैंक्स के पास आता है और फिर बैंक से वो पैसा उन उद्योगपतियों के पास, उन कामगार लोगों के पास जाता है जो पैसे को बढ़ाते हैं। आप सोचते होंगे कि पैसे कैसे बढ़ाते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि कैपिटल को ऑगमेंट करना उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो जो कैपिटल है, वो जो पूंजी है, वो कितनी एक्टिव और कितनी प्रोडक्टिव है। सो वी नीड टू प्रोवाइड दैट डायनामिज्म, दैट प्रोडक्टिवनेस, दैट एक्टिविटी टू द कैपिटल ऑगमेंटेड। हम पूंजी का निर्माण करते चले जाएं लेकिन उसे गति ना प्रदान करें, उसमें एक डायनामिज्म यदि ना हो तो फिर वो उस तरह का कार्य नहीं करेगी जो उससे एक्सपेक्टेड है। समझाते हैं कैसे। सपोज कीजिए बैंक है, बैंक के पास 500 रुपीज़ हैं, मान लीजिए कि 500 रुपीज़ बैंक के पास पड़े हैं। सपोज कीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको किसी तरह का काम धंधा करने के लिए लोन चाहिए। आप बैंक के पास गए, आपने क्या मांगा? लोन। तो बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड कर दिया ₹500 का। आप 500 का लोन लेकर के आ गए, उससे आपने कोई भी काम खोला। सपोज़ कर लेते हैं कि उस 500 रुपीज़ से आपने, मान लीजिए कि कोई 500 रुपीज़ को 5000 पे, 5 लाख पे ले जाओ, ये एक उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है। सपोज़ कीजिए कि आपने उससे बुक वेंडर का काम स्टार्ट कर लिया, एक स्टॉल लगा लिया और बुक वेंडर का काम आपने स्टार्ट कर लिया। आपका काम चल पड़ा और आपने 500 रुपये कमा करके बैंक को वापस कर दिया। तो बैंक का 500 बैंक ने जो आपको लेंड किया था वो वापस आ गया। यह आपने तभी वापस किया बैंक का क्योंकि बैंक, आपने ये 500 रुपया बाज़ार से कमा लिया। आई बात समझ में? और आपका काम धंधा भी इस्टेब्लिश हो गया। मान लीजिए वो काम धंधा 500 रुपये का है और 500 आपने और कमाया था, वो बैंक को आपने दे दिया। तो आपने 500 रुपीज़ की बुक्स और बाकी स्टॉक डेवलप कर लिया, जिसको सेल करके आप कमाई कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस 500 आपकी इनकम थी वो आपने बैंक को वापस कर दी। तो पहले सिर्फ 500 था इस इकोनॉमी के अंदर, बैंक ने आपको वो 500 लोन में दिया, आपने लिया, आपने उससे इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं उन पे और वैल्यू एडिशन की, 500 का एक्स्ट्रा कंटेंट डेवलप करके अपने पास रख लिया, और जो सरप्लस आपके पास मनी आई वो 500 आपने बैंक को वापस कर दिए। तो अब 500 का सामान और 500 बैंक के पास पहुंच गए, टोटल 1000 रुपीज़ हो गए। इकोनॉमी का साइज़ बढ़ता है, न्यू फर्म्स इस्टेब्लिश होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, नए रोज़गार, धंधे, नई नौकरियों का सृजन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज मोबिलाइज होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपने जब वो 500 रुपये लोन लिया, आपने किताबों का, मैगज़ीन्स का धंधा शुरू करना चाहा, उसके लिए पल्प है, पेपर है, ये सारी चीज़ों में एक मूवमेंट आया, तो नेचुरल रिसोर्सेज मोबिलाइज होने शुरू हो जाते हैं। ये सारा गति प्रदान होती है अर्थव्यवस्था को, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, पैसा सबके हाथ में बढ़ने लग जाता है। शुरुआत हमने उस पौधे से की थी, 500 रुपये का पौधा, और फिर पैसों का वृक्ष बन गया। इस तरह से ये 500 रुपये का कैपिटल जो है, इसको एक्टिव, इसको प्रोडक्टिव बनाना ज़रूरी है, और हमने इसे एक्टिवेट किया इस इंडिविजुअल को दे करके, और उसने इस कैपिटल को प्रोडक्टिव बनाया अपने एसेट्स जनरेट करके, और 500 भी वापस किया, यह बाकी लोगों को मिलेगा। इस तरह से ये काम चलता है अर्थव्यवस्था में। तो एडम स्मिथ यही कहते हैं। अब मुद्दा ये आ जाता है कि अगर पिछले 50 वर्ष की बात करें तो जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनका समर्थन उनके बैंक्स ने ही किया। उनके बैंक के समर्थन से, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, उनके बैंक के समर्थन से आज वो यहाँ तक पहुँच सके हैं। ठीक भारत को भी अब यही चाहिए।
जिस लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत चाहता है, जिस लेवल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए, उसके लिए भारत को फिर उतनी बड़ी बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरत है उस अर्थव्यवस्था को समर्थन कराने के लिए। जब तक बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस में रहेगा, आपकी वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सपना आपने देखा है, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अब भारत सरकार बहुत तेज़ी से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर कर रही है और प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है। प्राइवेटाइजेशन कर रही है उन्हें प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए, मर्जर कर रही है उनका साइज़ बड़ा करने के लिए। कितने बैंक कम कर दिए जाएं और बैंक रह जाएंगे अब गिनती के सिर्फ देश में 3-4, बहुत मैक्सिमम 5। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ग्रुप बना दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक का एक ग्रुप बना दिया गया, कैनरा बैंक का एक ग्रुप बना दिया गया, SBI एग्जिस्ट कर ही रहा है और इसके बाहर बाकी प्राइवेटाइज़ कर दिए जाएंगे। इस तरह से 4 बड़े बैंक क्रिएट करने का काम किया गया। यही कारण है कि हम ग्लोबल लेवल पर टॉप 100 की रैंकिंग में कम से कम 4 से 5 बैंक प्रोवाइड कर पाएँ मिनिमम, क्योंकि इतना बड़ा बैंकिंग साइज़ होगा तो ही आप इकोनॉमी की उस नीड को कैटर कर पाएंगे जो आने वाले समय में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को रीच करने के लिए डेवलप होने वाली है। वो नीड कैटर करनी महत्वपूर्ण है। तो बैंकिंग सेक्टर एफिशिएंट होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज़ कर पाएंगे। और अगर ये होगा तो ही बिजनेसेस आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, इनोवेशंस होंगे, क्रिएटिविटी होगी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा, कंट्री एफिशिएंट होगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स डेवलप होंगी। बिकॉज when you will compete, when there will be capital, there will be ease of doing business, then you will work hard to gain, and ultimately there will be competition, market will be competitive, and then there will be competition for the resources, so naturally you will try to yield more relative to other people, and then you will work hard on the research, development, innovations, creativity, and उसकी वजह से आप रिसोर्सेज को बेटर यूज़ करेंगे। इससे देश का भी लाभ होगा, इससे नौकरियों का निर्माण भी होगा, और इससे हम ग्लोबली अपना अच्छा फुटप्रिंट क्रिएट कर पाएंगे, अच्छे फॉरेन रिजर्व्स भी अर्न कर पाएंगे, बॉटल नेक्स रिमूव होंगे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कोर में बैठा बैंक है, बैंकिंग सेक्टर है, इसे मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात यहाँ पर कही गई है। बहुत सी अनियमितताएँ देखी गई हैं, अनियमित ढंग से काम कर रहे हैं बैंक में, बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ देखी गई हैं। लगभग 2004 से 2009 के बीच में यदि देखा जाए तो बैंक्स जो हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो NPBs हैं, न्यू प्राइवेट बैंक्स, इनकी क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट आई है। उसके बाद 2009 से 2013 के बीच में एक रिकवरी देखी गई, लेकिन उसके बाद 2013 ऑनवर्ड फिर से गिरावट आपको देखने को मिलती है। 2009 से 2013 के बीच में भी जो रिकवरी देखी गई, वो रिकवरी आपको NPB, न्यू प्राइवेट बैंक सेक्टर में ज़्यादा देखी गई एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। और 2016 ऑनवर्ड तो क्रेडिट ग्रोथ की हालत बहुत ही ख़राब है। हमारे इसके ऊपर लेक्चर्स हैं कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र हो रही है। तो आप देखेंगे पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बैंक्स में एक ट्रेंड डेवलप हुआ कि लेंडिंग नहीं करनी है। इसे हम कहते हैं पुल बैक लैंडिंग सिस्टम। आपने लैंडिंग को खींच लिया है वापस, तो ये जो पुल बैक लैंडिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करेगा, अगर लैंडिंग ही नहीं होगी, जब कैपिटल ही नहीं मिल पाएगा, एंटरप्रेन्योर को पूंजी ही नहीं मिलेगी, तो नए उद्योग धंधे काम नहीं कर पाएंगे, पुराने उद्योग धंधे बढ़ नहीं पाएंगे, नए स्थापित नहीं हो पाएंगे, तो इससे फिर सही मायने में रोज़गार का सृजन नहीं हो पाएगा। रोज़गार का सृजन नहीं होगा, अगर जॉब क्रिएशन नहीं होगा, आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा ही नहीं आएगा आपकी जेब में, तो यू विल नॉट क्रिएट डिमांड। जब आप डिमांड ही नहीं क्रिएट करेंगे, सो सप्लाई साइड पे एफर्ट्स ही नहीं होंगे। फिर जब सप्लाई साइड पे एफर्ट्स ही नहीं होंगे तो फिर से प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर और ज़्यादा नौकरियों में कमी आएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने की नीड नहीं है। तो जब हम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इससे उद्योग धंधे, इसमें सभी सेक्टर्स आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। इसमें फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, फार्मिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, बैंक, इंश्योरेंस,
ट्रांसपोर्टेशन, सभी सेक्टर, सभी इंडस्ट्रीज़, सभी सेक्टर्स आते हैं, इनमें कमी आ जाती है। इनके ग्रोथ रेट में कमी आती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में कमी आती है, इनके एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन में कमी आ जाती है। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये एक ट्रेंड देखा बैंक्स की साइड पर कि लेंडिंग के लिए हाथ खींच लिए। कारण नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे। एनपीएज एक बड़ा कारण रहा। पिछले कुछ सालों में जो ये बैंक्स की तरफ से लेंडिंग खींची गई, उसका मेन एस्पेक्ट यह रहा कि देश भर में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जिनके माध्यम से बैंक्स पैसा रूट करना शुरू कर चुके थे, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में क्राइसिस आने शुरू हो गए। तो बैंक्स ने ये देखा कि एनबीएफसीज परेशानी में जा रही हैं, अपने एडवांसेस रिकवर नहीं कर पा रही, यानी कि जो लोन बांटे हैं उन्हें रिकवर नहीं कर पा रही। और एनबीएफसीज के पैसों का सोर्स बैंक्स होते हैं, क्योंकि एनबीएफसीज आपसे हमसे डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, तो उनको फिर पैसा बैंक से आता है। बैंक्स उनको पैसा देते हैं, वो आगे फर्दर लोन वगैरह पे देते हैं, इनके बीच में सेटलमेंट होती है। तो बैंक्स ने इमीडिएटली अपने पैसे एनबीएफसी से खींचने शुरू कर दिए। इसकी वजह से होने ये लगा कि इस एनबीएफसी क्राइसिस की वजह से मार्केट से पैसा खींच गया। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी वजह से जो डिमांड है वो रुक सी गई भारत के भीतर, तो यहाँ पर समस्या पैदा हो गई। हर क्षेत्र में ये हमें देखने को मिला। खेती बाड़ी का भी उस लेवल पर विकास नहीं हो पा रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर भी मांग बहुत कम थी। ये सब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने वाले लेक्चर में अच्छे से आपको समझाया। बस ये है कि क्रेडिट ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर बैंक बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीएज एक बहुत बड़ा कारण है। 2004 से 2011 में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपना लोन पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त बढ़ाया, यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पर उन्होंने लोन दिए। इतने बड़े स्तर पर दिए गए लोन ही एक कारण भी था कि 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का उस वक़्त भारत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि बैंक्स की तरफ से दिए जा रहे ज़बरदस्त लोन हमारी इंडस्ट्रीज सेक्टर को चलाए हुए थे और भारत की मांग बनी हुई थी, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड बनी हुई थी। पैसा आ रहा था हाथ में, लिक्विडिटी बनाए रखी बाज़ार के अंदर। इसकी वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का असर उस लेवल पर भारत पे नहीं दिखा। लेकिन 2011 के बाद चीज़ें परिवर्तित हो गई। बहुत से लोन 2004 से 2011 के बीच में जो बांटे गए, ऐसा माना गया कि वो सस्पिशियस थे। सस्पिशियस लोगों को, सस्पेक्टेड लोगों को वो लोन दे दिए गए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये कनेक्टेड फर्म्स थी ज़्यादातर, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। और ज़्यादातर ये जितने लोन 2004 से 2011 के बीच में दिए गए, ये जो बड़े लोन थे, जो 1 करोड़ से अधिक के लोन हैं, इनमें हमें आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दिखे। 2011 के बाद फिर ये अचानक से बड़े स्तर पर सरफेस पे आना शुरू हुआ। और फिर आज अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे, 2019 ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रॉस एनपीए 7.4 लाख करोड़ है भारत का। यानी कि भारत ने 2019 में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, उसका 150% ज़्यादा आज हमारा एनपीए है। ये बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के टोटल एडवांसेस का ऑलमोस्ट 11.58% है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो टोटल एडवांसेस है उसका 11.58% है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी तरफ 2019 में बैंक्स ने घाटा दिखाया, लॉस दिखाए, और ये 66,000 करोड़ के लॉसेस थे। अगर सही मायने में ये 66,000 करोड़ एजुकेशन सेक्टर में लगा दिया जाता, तो एजुकेशन में हम जो 2019 में खर्च कर रहे थे, वो खर्च हम दुगना कर सकते थे इस 66,000 करोड़ रुपीज़ से। तो ये 7.4 लाख करोड़ का रकम, फिर ये 66,000 करोड़ रुपए का घाटा, 7.4 लाख करोड़ रुपए का एनपीए, ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं जो बताती हैं कि अब बैंक्स सही काम नहीं कर रहे। चाहे क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, उसमें कमी नज़र आ रही है, पहली बात। एनपीए की बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर भारत खड़ा है आज की डेट में। घाटे की बात करें तो बैंक घाटा दिखा रहे हैं साल दर साल, ये एक समस्या का कारण है। अगर हम न्यू प्राइवेट बैंक्स के साथ हमारे बैंक्स को कंपेयर करें, तो वहाँ पर ये नज़र आता है कि चाहे हमारे बैंक्स की जो एसेट्स हैं, यानी कि बैंक्स ने जो एडवांसेस दे रखे हैं, उन पर जो उनका रिटर्न है, रिटर्न ऑन एसेट्स, वो भी न्यू प्राइवेट बैंक्स के कंपैरेटिवली कम है। और चाहे जो हमारे बैंक्स की इक्विटीज़ हैं, उस पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक की न्यू प्राइवेट बैंक्स, तो मैं अब इसको न्यू प्राइवेट बैंक कहना बंद कर देता हूँ। आप समझ गए एनपीवी का मतलब।
तो मैं इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ही कहूँगा, सरकारी और प्राइवेट बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेट बैंक के कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस पुअर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आंकड़े के तौर पर ये बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो पैसा है, जो पैसा आता है, यानी कि जो पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट होता है वो कहाँ से आता है? सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा लगाती है, क्योंकि सरकार मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है पब्लिक सेक्टर बैंक की। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो मेजॉरिटी इक्विटी है वो सरकार के पास है, इसलिए वो पब्लिक हैं, इसलिए वो सरकारी बैंक हैं। सरकार ये पैसा जहाँ से लाती है वो है हम और आप, हमारे द्वारा दिए गए टैक्स। तो टैक्स पेयर की मनी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर सरकार इस्तेमाल करती है, इन बैंकों को चलाने में, बैंकों में लगाती है। तो आप जो टैक्स पे करते हैं वो पैसे से जो प्रत्येक 1 रुपया बैंक में निवेश किया जाता है सरकार के द्वारा, उस 1 रुपये पर 23 पैसे का नुकसान हुआ है। यानी कि प्रत्येक निवेश किया हुआ हर 1 रुपया 23 पैसे का घाटा दिखा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो यानी कि आपके टैक्स पेयर की मनी का हर 1 रुपया जो सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में लगा रही है उस पर आपको 23 पैसा लॉस हो रहा है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो उसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा है हर 1 रुपये पर वहाँ पर लगभग 9 पैसे का गेन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप जो भी पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में लगा रहे हैं, अगर उस पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके लगाए गए 1 रुपये की बात करें तो वो 1 रुपया किस लेवल की मार्केट वैल्यू फेच कर रहा है, मतलब आपने उस पब्लिक सेक्टर बैंक में 1 रुपया लगाया है तो वो 1 रुपया क्या मायने रखाता है उस बैंक की बाज़ार की परिस्थिति के मुताबिक, कि वो बैंक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके मुताबिक। तो आपका इन्वेस्ट किया गया, यानी कि आप टैक्स पेयर हैं, आपका लगाया गया पैसा सरकार की तरफ से, आपका निवेश किया गया हर 1 रुपया मार्केट से 70 पैसा फेच कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक में लगाया गया हर 1 रुपया मार्केट से लगभग 3.70 रुपये फेच कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों आंकड़े यदि हम देखें तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ आपके लगाए गए प्रत्येक 1 रुपये पर पब्लिक सेक्टर बैंक की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके हिसाब से देखें तो आप 23 पैसे घाटे पे चल रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक 9 पैसे नफ़े में चला रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। दूसरी तरफ आपने जो 1 रुपया बैंकों में लगाया है, अगर वो बाज़ार से आपको कितनी वैल्यू फैच करके दे रहा है तो वो 70 पैसा फैच करके देता है, और वही 1 रुपया अगर आप प्राइवेट बैंक में लगाएं तो आपको लगभग वो 3 रुपये 70 पैसे फैच करके दे रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो एक ही सेम डोमेस्टिक मार्केट में 2 प्लेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम सेक्टर में, सेक्टर है बैंकिंग। ऐसे में अपने ही पीयर कॉम्पिटिटर से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से इतना बड़ा डिफरेंस आना पब्लिक सेक्टर बैंक का, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बाज़ार एक है, देश एक है, सेक्टर एक है, फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस इतनी अंडर है। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़बरदस्त इनएफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को हमें टैप करना है, उसे बढ़ाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, ये समझना ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंक के विषय में ये कहा जाता है कि जो 2011 के अराउंड पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत बुरा परफॉर्म करना शुरू हो गए। इसके विषय में बहुत सी चीज़ें कही गई। एक बात ये समझाई गई पब्लिक सेक्टर बैंक के विषय में कि पब्लिक सेक्टर बैंक का ये बुरा फेज़ है, ये गुजर जाएगा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का ये एक फेज्ड आस्पेक्ट नहीं है। ये माना गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक की वर्किंग में डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्योंकि मेन स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। इससे कई तरह के नुकसान झेलने को पड़ते हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जब गवर्नमेंट ही मेन स्टेक होल्डर है तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑलवेज़ ये अश्योरेंस रहती है कि उसे बेल आउट कर दिया जाएगा। यानी कि जब भी वो नुकसान की परिस्थिति में होगा, सरकार उसे बेल आउट करेगी। और इसी तरीके से अगर बेल आउट के कंसेप्ट को देखें तो जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके निवेश किए गए हर 1 रुपये पर आप बाज़ार से 70 पैसा फैच कर रहे हैं, और हर 1 रुपये जो बैंक में निवेश होता है उस 1 रुपये पर आप 23 पैसे घाटे पर जा रहे हैं। इस हिसाब से आपने जो पैसा दिया है सरकार को, टैक्स की फॉर्म में सरकार ने बैंक को दिया, आप तो
सरकार से क्लेम करेंगे उस चीज़ को पूरी तरह से, और सरकार ये जो पैसा लगा रही है बैंकों में, उसके बाद बैंक जो घाटा दिखा रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इस तरह से बैंक का ये जो लॉस है, हर 1 रुपये पर बैंक 23 पैसे नुकसान पे जाती है। ये घाटे की पूर्ति अगर हम देखें तो सरकार करती है, इस हिसाब से सरकार बैंक को सब्सिडाइज़ करती है। तो इस हिसाब से जो पैसा फॉरगॉन हो गया, नुकसान की वजह से जो पैसा लॉस हो गया, वो अमाउंट कम से कम 1.4 लाख करोड़ बनता है। और ये 1.4 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट अमाउंट है जिससे हमारे देश का पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल सकता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो बैंक्स को ये एश्योरेंस रहती है कि हम पब्लिक सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट हमें बेल आउट कर देगी। ये उसकी एक इनएफिशिएंसी का बड़ा रीज़न हो जाता है कि वो उस स्तर पर कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, प्रॉफिट्स की केयर उस लेवल पर नहीं रहती है। ये एक चीज़ है। सेकेंड एस्पेक्ट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नुकसानदायक भी बनाता है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एंटिटी हैं तो इसकी वजह से गवर्नमेंट की ऑडिटिंग बॉडीज़ के भी आपके ऊपर चेक्स रहेंगे, आपके अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। ये कारण है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में लो कैडर ऑफ ऑफिसर से लेकर के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस तक लैंडिंग डिसीजंस लेने में एक डर का माहौल बना रहता है, एक थ्रेट परसेप्शन ऑलवेज बना रहता है। क्योंकि एक्स पोस्ट इंक्वायरीज़ का मतलब जब आपने लैंडिंग कर दी है उसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, मान लीजिए वो एडवांस नॉन परफॉर्मेंस में बदल गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, किसी भी तरह की चीज़, तो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जांच के घेरे में सदा रहते हैं। तो ऑफिसर्स इस तरह की जांच के घेरे से बचने के लिए लैंडिंग के मामले में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वो रिस्क लैंडिंग, क्रिएटिव लैंडिंग, इनोवेशन लैंडिंग, इस तरह की चीज़ों की तरफ कभी जाते नहीं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग प्रोसेसेस में रह जाते हैं जिसमें डिपॉजिट्स करने हैं और सिंपल लोन आपको देने हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से एम्प्लॉय सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है। बैंक फ़ायदे में रहे या नुकसान में रहे, उसको उसकी सैलरीज उसी तरह से मिलेंगी और इंक्रीमेंट्स भी लगते रहेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे बैंक ने कर्ज़ा देना है उन एम्प्लॉयज़ का। इस तरह से इसे एक डेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है कि एक लेवल पर बैंकिंग एम्प्लॉयज़ और बैंक के बीच में एक इम्प्लिसिट मैनर में एक डेट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, जैसे कि बैंक ऑलवेज़ अपने एम्प्लॉयज़ का कर्जाई है और उसे उन्हें पैसा देना ही है, चाहे बैंक किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो। इस कल्चर की वजह से भी ये हो जाता है कि वर्किंग जो एफिशिएंसी है स्टाफ की वो रिड्यूस होने लग जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट उन्हें नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ में लगाती है। कभी चुनावों में ड्यूटी लगती है, कभी आप सब्सिडीज़ बांटने में लग गए हैं, कभी पेंशन्स बांटने में लग चुके हैं, कभी और तरह की ड्यूटीज़ में आपको एंगेज कर लिया जाता है। एक ये भी रीज़न है कि इनएफिशिएंट बना दिया जाता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि ये जो जॉब सिक्योरिटी एस्पेक्ट आ जाता है और बैंक जैसे भी चलता रहे, हमें नोट कैश गिनना है, हमें सिंपली सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट खोलने हैं, लोन और एडवांसेस को लेकर के जो क्यूरोसिटी है वो नहीं होती उस लेवल पर। इवन आप बैंक्स में जाएंगे भी तो इतनी फॉर्मेलिटीज़, इतनी लिस्ट आपको बता दी जाएगी जिसमें आपको सपोर्ट करने जैसा कोई पर्सन है आगे ये भी नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आप अगर स्ट्रांगली कह रहे हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो भी ऐसा जता दिया जाएगा कि नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल सकती है। ये एक तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। लोग प्राइवेट बैंक से 1% 2% ज़्यादा ब्याज पे ही सही प्राइवेट बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो आज दिन तक अगर सरकारी बैंक की अगर हम बात करें तो सरकारी बैंक ने दो ही टारगेट ग्रुप पकड़े हैं। एक तो पूरे देश का सरकारी तबका, चाहे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये तबका हो गया। दूसरा बहुत बड़े लोन, हाई एंड लोन्स, बड़े कॉरपोरेट्स को तो बहुत बड़े लोन देंगे या सरकारी लोगों को लोन देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे तो बहुत ही फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स को जॉब लोन देंगे। भारत का अल्टीमेट ओशियन जितना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर इन्होंने छोड़ ही रखा। यहीं पे समस्या है, प्राइवेट बैंक उसे टैकल करता है। अब ये कारण हो जाता है कि आपकी क्रेडिट ग्रोथ में कमी आ जाती है। अब भारत के विषय में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के मामले में बात करी जाए तो इंडिया में बैंक्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइवेट प्लेयर्स को लोन देने के लिए। तो इस तरह से अगर भारत का प्राइवेट प्लेयर को लोन देने की बात करें तो क्रेडिट पेनिट्रेशन माना गया है कि ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन अब अगर हम भारत की बैंकों का कंपैरिजन करें अदर कंट्री से, तो ऑल इन ऑल इंडियन बैंक्स का जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है टुवर्ड्स द कंट्री, द पॉपुलेशन, वो बहुत कम है। कुछ विशेषज्ञ ये तर्क देते हैं कि क्योंकि देश की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट पेनिट्रेशन कम नज़र आता है, पर कैपिटा क्रेडिट कम नज़र आता है। पॉपुलेशन एक फैक्टर है कि इसकी वजह से क्रेडिट पेनिट्रेशन कम नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये आ जाता है कि हमारे बैंक्स भी छोटे हैं और इनएफिशिएंट हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्रेडिट पेनिट्रेशन कम है, केवल पॉपुलेशन इसका एक फैक्टर नहीं है। तो विशेषज्ञ और जानकार ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करने पर एसेट्स पे रिटर्न कम होना, इक्विटी पे रिटर्न कम होना, इसके अलावा अगर आप बात करें तो वर्किंग एम्बियंस, रिस्क ना लेना, इनोवेशंस और क्रिएटिविटी की तरफ ना जाना, नए लोन प्रोडक्ट्स डिवाइस ना करना, लार्जर मार्केट को टारगेट नहीं करना, इतने बड़े इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को छोड़ करके आगे बढ़ना, बैंकिंग गवर्नेंस प्रॉपर वही अच्छे ना होना, गवर्नमेंट की अनड्यू इंटरवेंशंस होना, लैंडिंग डिसीजंस ना लेना, डरना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैग जैसी बॉडीज़ का डर होना, एक ख़ास तरह की बेल आउट पैकेज मिलने की एश्योरेंस ऑलवेज रहना कि नुकसान में भी जाएंगे, सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा, और स्टाफ के बीच में एक लेथार्जिक अप्रोच, एक इनएफिशिएंसी और फुल पोटेंशियल को यूज़ ना करने वाली अप्रोच एग्जिस्ट करते रहना, ये कारण है कि बैंक्स फ्रेजाइल हैं। और वो ये बताते हैं कि ऑलवेज़ एक बैड डिसीजन मेकिंग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती बैंक की पुअर परफॉर्मेंस की। हमेशा ये देखा गया है कि जब जब क्राइसिस की सिचुएशन आई है तब बैंक्स में अगर किसी तरह की बैड गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है तो वो फिर क्राइसिस के समय में सरफेस पर आई है बहुत बड़े लेवल पर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में एक स्ट्रॉन्ग बैड गवर्नेंस एग्जिस्ट करती थी, फिर जब क्राइसिस की सिचुएशन आकर के खड़ी हुई 2011 के अराउंड, तब फिर वो बहुत ज़बरदस्त वे में सरफेस पर आकर के खड़ी हुई पब्लिक सेक्टर की बैड गवर्नेंस सिस्टम। उस समय में ग्लोबल क्राइसिस का दौर भी चल रहा था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत में भी पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था क्योंकि 2010 के अराउंड से उस समय के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय ने एक के बाद एक ऑडिटिंग रिपोर्ट्स में ये बताया कि बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, चाहे फिर वो 2G स्कैम की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के घोटाला हो, चाहे आदर्श सोसाइटी के फ्लैट्स को लेकर के घोटाला हो, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशंस की बात हम उस समय में कर दें, बहुत सी स्कैम्स निकल करके आए उस समय में। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और अचानक से वो सभी कंपनीज़, वो सभी प्रमोटर्स, वो सभी फर्म्स जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होने की वजह से लाभ उठाने के दम पर स्टॉक मार्केट में बढ़िया परफॉर्म कर रही थी और अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट से डिराइव कर रही थी, वो रातों रात ही ख़त्म होने लगी। स्टॉक मार्केट में वैल्यू उनकी गिरने लगी और इसकी वजह से उन्हें मिलने वाले वो जो लोन थे बैंक्स की तरफ से, वो उन कंपनीज़ की जेन्युइन ग्रोथ तो थी नहीं, वो जेन्युइनली अच्छा वर्क तो करती नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट कनेक्शंस की वजह से उनको जो बेनिफिट्स डिराइव होते थे नेचुरल रिसोर्स एलोकेशंस में, परमिशंस और अप्रूवल्स मिलने में, ये बैंक से लोन डिराइव करने में, उनके इस पोर्टफोलियो को देख करके एक स्पेकुलेशन क्रिएट होती थी मार्केट में और फिर उनकी इक्विटी शेयर्स की ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती थी शेयर बाज़ार में। जब ये फ़ायदे जाते दिखे, स्टॉक मार्केट में उनकी पोजीशन एकदम से गिरनी शुरू हुई, इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, कंपनी की जो प्रॉफिट्स थे बाज़ार से, शेयर बाज़ार से, वो एकदम से गिरने लगे। कंपनी वैसे भी जेन्युइन परफॉर्मर नहीं थी, तो लोन से ये लोग रीपे नहीं कर पाए और ऐसे में एक बहुत बड़ा सेक्शन क्रिएट हो गया देश में विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का। कुछ तो थे वो डिस्ट्रेस्ड डिफ़ॉल्टर थे, जेन्युइन थे, कुछ हैं जो बिल्कुल भी नॉन डिफ़ॉल्टर हैं। ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर पाया गया है ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ही थे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुल ऐसे 12 बड़े उद्योग धंधे थे, ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस थे जिनके पास 25% ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो इससे पता लगता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लोन एलोकेशंस में उस समय में हुई हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ये एक अप्रोच उस समय में देखी गई और ये एक इनएफिशिएंसी बैंकिंग सेक्टर में एग्जिस्ट कर रही है। और इसके लिए जो क्रिटिक्स हैं वो ये बताते हैं, एनालिस्ट ये बताते हैं कि एक पूरी की पूरी बड़े स्तर पर कंट्री लेवल पर जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़ कई चीज़ों को लेकर के आ सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट की प्राइसिंग मैकेनिज़्म की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पॉलिसी की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इश्यूज़ की बात करें ग्लोबल लेवल पर, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ का पार्ट बन गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बताया गया है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा रोल है बैंक्स में, प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। बैंक की अपनी गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ऑल इन ऑल बैंक्स का इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस
ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ना होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा जैसे कंसेप्ट का यूज़ ना करना, बैंक्स में सिंक्रोनाइजेशन ना होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये सब कारण बने जिसकी वजह से आपको बैंक के क्षेत्र में एक गिरावट नज़र आई। और हमें आज दरकार है एक बड़े बैंक्स की, जिन बैंक्स के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन जब किया गया था बैंक्स का, उनका एक अपना महत्वपूर्ण रोल था। ऐसा नहीं है कि नेशनलाइजेशन ने कोई यील्ड हमें डिराइव करके नहीं दी। 50 साल का यदि हम नेशनलाइजेशन का आकलन कर रहे हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि नेशनलाइजेशन अपना रोल एक लेवल पर किया। 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ फर्स्ट फेज़ का, उसके बाद 1980 में सेकंड फेज़ का नेशनलाइजेशन हुआ। इस नेशनलाइजेशन के फेज़ में नेचुरली जो पर्पस था वो ये था कि आपको पॉवर्टी एलिवेशन करना है, उद्योग धंधे पैदा करने हैं, सोशल पर्पस ज़्यादा था।